एडजी में आपका फिर स्वागत है, जहां मैं आपका पर्सनल एआई ट्यूटर बनकर पढ़ाई को समझने और याद रखने में मदद करता हूं। आज हम सीबीएसई क्लास 7 हिंदी विषय और मल्हार की कविता माँ कहो एक कहानी पढ़ेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए आराम से सुनिए। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखिए, लेकिन आप इसे बस सुनते हुए भी रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। एक छोटी कहानी से शुरू करते हैं। जयपुर की अनन्या ने इस कविता को पहली बार पढ़ते हुए सोचा कि यह सिर्फ माँ से एक कहानी सुनने वाला प्यारा संवाद है। लेकिन जब उसने घायल हंस और न्यायालय वाला भाग समझा, तो उसे पता चला कि कविता सही और गलत पर भी सवाल करती है। आज हम इसी तरह कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा लर्निंग मैप साफ है। पहले माँ और राहुल का संवाद, फिर उपवन और प्रकृति का चित्रण, उसके बाद घायल हंस की घटना, फिर आखेटक और राहुल के पिता के बीच विवाद, न्यायालय और राहुल का निर्णय, अंत में शब्दार्थ, कविता की विशेषताएं, लेखक परिचय और पाठ से जुड़े प्रश्न। जहां जरूरत होगी हम रुककर तुमसे आंसर भी पूछेंगे। तो एक सेकंड पॉज करके सोचो, कविता की पहली इच्छा किसकी है? राहुल अपनी माँ से क्या चाहता है? बस मन में उत्तर बनाओ। उत्तर है, राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने का आग्रह करता है। वह बार बार कहता है कि माँ एक कहानी कहो। वह राजा था या रानी, यह जानना चाहता है। यहाँ बाल मन की जिज्ञासा और कहानी सुनने की उत्सुकता दिखाई देती है। ये केवल सूचना पाने की इच्छा नहीं, माँ के साथ अपनापन पाने की इच्छा भी है। माँ उसे हल्के स्नेहपूर्ण अंदाज में कहती है कि क्या उसने उन्हें अपनी नानी समझ लिया है। फिर राहुल अपनी बात समझाता है कि उसकी चेटी उससे कहती है कि माँ उसकी नानी की बेटी है। ये बाल सुलभ तर्क है। उसे रिश्तों की बात से अधिक कहानी सुनने की जल्दी है। एग्जाम पॉइंट, माँ और बेटे की बातचीत को केवल घटनाओं की सूची मत समझना। कविता संवाद शैली में लिखी गई है। माँ कहानी आगे बढ़ाती हैं और राहुल हर हिस्से को दोहराकर अपनी रुचि दिखाता है। इस प्रश्न उत्तर जैसी गति से पाठ जीवंत बनता है और पाठक को लगता है कि वह बातचीत सुन रहा है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? राहुल का बार बार कहानी सुनने का आग्रह उसके स्वभाव के बारे में क्या बताता है? दो कीवर्ड सोचो। बहुत अच्छे कीवर्ड्स होंगे, जिज्ञासा और हठ। राहुल जिज्ञासु है क्योंकि वह जानना चाहता है कि राजा था या रानी। वह हठी भी है क्योंकि माँ के उत्तरों के बाद भी कहानी सुनने की मांग करता रहता है। लेकिन यह हठ कठोर या स्वार्थी नहीं लगता। इसमें बच्चे का उत्साह और माँ पर भरोसा दिखाई देता है। और माँ का व्यवहार भी ध्यान देने योग्य है। वह राहुल को डांटकर चुप नहीं कराती। वह उसकी जिज्ञासा को कहानी में बदल देती है। पहले कहानी को प्रकृति और पिता के भ्रमण से जोड़ती है, फिर धीरे धीरे ऐसी घटना तक पहुंचती है जिसमें राहुल स्वयं न्याय पर विचार करने लगता है। यही गाइडेड लर्निंग है। अब कहानी उपवन की हो जाती है। माँ बताती हैं कि बहुत सुबह उनके पिता यानी राहुल के तात उपवन में भ्रमण करते थे। उपवन में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे, ओस की बूंदें चमक रही थीं, हल्की हवाएं चल रही थीं और पानी लहरा रहा था। इन संकेतों से एक शांत सुंदर प्राकृतिक दृश्य बनता है। जरा इमेजिन करो, लेकिन सोच से बाहर को जोड़ना नहीं है। हमें कविता में मिले संकेतों से ही दृश्य बनाना है। फूल, ओस, हल्के झोंके और लहराता पानी, यही प्रकृति वर्णन है। माँ कहानी को सीधे विवाद से शुरू नहीं करती। पहले वातावरण बनाती है ताकि आगे आने वाली पीड़ा और भी गहरी। कविता में प्रकृति केवल सजावट नहीं है। शांत उपवन, खिलते फूल और मधुर वातावरण कहानी की शुरुआती कोमलता दिखाते हैं। इसी सुंदरता के बीच अचानक हंस के घायल होकर गिरने की घटना आती है। इसलिए प्रकृति का सुंदर चित्रण और हंस की पीड़ा एक दूसरे के सामने रखे गए हैं। एक क्विक चेक। कविता में प्रकृति से जुड़े कौन कौन से शब्द याद आ रहे हैं? उपवन तो निश्चित है। इसके साथ फूल, ओस, झोंके और पानी जैसे शब्द भी आते हैं। अगर प्रश्न में प्रकृति वर्णन मांगा जाए तो केवल उपवन लिखकर मत रुकना। दृश्य बनाने वाले कई संकेतों को जोड़ना। उत्तर लिखते समय एक अच्छा फ्रेम हो सकता है। कविता में उपवन के माध्यम से प्रकृति का सुंदर और जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। रंग बिरंगे फूल, चमकती ओस, हल्की हवा और लहराता पानी वातावरण को मनोहर बनाते हैं। ये वातावरण आगे आने वाली घटना के भावात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। यही लाइन प्रिसाइसली लिखना।
मुझे यहाँ एक स्टूडेंट डाउट दिख रहा है। क्या प्रकृति वर्णन का अर्थ केवल सुंदर चीजों की सूची है? नहीं, वर्णन का अर्थ है शब्दों के माध्यम से दृश्य का अनुभव कराना। कविता में हवा का हिलना, ओस का झिलमिलाना और पानी का लहराना दृश्य को गतिशील बनाते हैं। अब कहानी का भाव बदलता है। पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे, तभी एक हंस ऊपर से अचानक गिरता है। वह तेज तीर से घायल हुआ था। यहाँ सुंदर प्राकृतिक वातावरण के बीच हिंसा और पीड़ा प्रवेश करती है। राहुल तुरंत इस हिस्से को करुणा भरी कहानी कहता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, राहुल को इस घटना में करुणा क्यों दिखाई दी है? क्योंकि हंस निर्दोष है और आहत होकर गिरा है। वह स्वयं किसी पर आक्रमण करता हुआ नहीं दिखाया गया। जब कोई निर्दोष पीड़ा में हो तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति दया और सहानुभूति का भाव पैदा होता है। इसके बाद राहुल के पिता उस घायल हंस को उठाते हैं। हंस को ऐसा लगता है जैसे उसे नया जन्म मिला हो। यह पंक्ति बचाने वाले व्यक्ति की करुणा और संरक्षण रेखांकित करती है। यहाँ पिता केवल दर्शक नहीं रहते, वे घायल जीव की सहायता करते हैं और उसकी रक्षा का दायित्व लेते हैं। यही से एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनती है। हंस को घायल करने वाला आखेटक है और हंस को उठाकर बचाने वाला राहुल का पिता। कविता इन दोनों एक्शंस को बराबर नहीं मानती। एक ओर हिंसा है, दूसरी ओर रक्षा। आगे का न्याय विवाद इसी नैतिक अंतर पर आधारित। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया है, तो उत्तर में दो बातें जरूर लाना। पहली, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाई है। दूसरी, करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को स्पष्ट किया गया है। केवल यह लिखना कि हंस घायल हुआ अधूरा उत्तर होगा। तुम्हारा आंसर क्या है? अगर तुम उस उपवन में होते और घायल हंस को देखते तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल कदम क्या होता? कविता की सीख के आधार पर सोचो। कहानी से बाहर की कोई बड़ी व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं। सोर्स के आधार पर मुख्य उत्तर होगा घायल हंस की सहायता और रक्षा करना। उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। कविता में पिता उसे उठाते हैं और उसे नया जीवन जैसा अनुभव होता है। एग्जाम आंसर में अपनी बात को इसी एक्शन से जोड़ो ताकि उत्तर पाठ आधारित रहे। अब आखेटक आता है और घायल पक्षी को मांगता है। वह अपने किए को लेकर पीछे हटना नहीं चाहता। कविता बताती है कि उसने हट करने की ठान ली। यह हट का अर्थ है अपनी बात पर अड़ जाना, चाहे सामने वाले की पीड़ा और स्थिति स्पष्ट ही क्यों न हो। राहुल के पिता हंस की रक्षा कर रहे हैं, जबकि आखेटक उसे अपने अधिकार में लेना चाहता है। इस कारण दोनों के बीच विवाद होता है। कविता इस विवाद को दयालु और निर्दयी पक्षों के संघर्ष के रूप में सामने रखती है। यही कारण है कि कहानी अब केवल पक्षी की घटना नहीं रहती, ये न्याय का प्रश्न बन जाती है। एक कॉमन कंफ्यूजन यहाँ होती है। क्या विवाद सिर्फ इस बात पर था कि हंस किसके पास रहेगा? नहीं, उसके पीछे बड़ा नैतिक प्रश्न था। क्या घायल निर्दोष की रक्षा की जाए या उसे चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति अपनी मांग मनवा ले? कविता ओनरशिप से अधिक प्रोटेक्शन और जस्टिस पर ध्यान देती है। विवाद बढ़ने पर बात न्यायालय तक पहुंचती है। वहां दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर आग्रह करते हैं और सभी लोग इस बात को सुनते हैं। न्यायालय का उल्लेख कविता में निर्णायक मंच के रूप में आता है, जहां व्यक्तिगत हट के स्थान पर न्याय का निर्णय होना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, माँ ने राहुल से ही निर्णय करने को क्यों कहा? क्या वह स्वयं उत्तर नहीं दे सकती थी? सोचो, यहाँ राहुल को केवल सुनने वाला बच्चा नहीं बल्कि विचार करने वाला व्यक्ति बनाया गया है। माँ ने राहुल से निर्णय इसलिए मांगा क्योंकि वह उसकी न्याय बुद्धि और समझ को सामने लाना चाहती थी। उन्होंने कहानी अधूरी छोड़कर उसे सोचने का अवसर दिया। ये टीचिंग का बहुत अच्छा तरीका है, आंसर तुरंत बता देने के बजाय लर्नर से रीजनिंग करवाना। कविता का संवाद इसी एक्टिव थिंकिंग को आगे बढ़ाता है। अगर ये डाउट तुम्हें सचमुच परेशान करे कि न्याय में दया की भूमिका क्या है, तो एडजी के एआई ट्यूटर से एग्जैक्ट डाउट पूछकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कर सकते हो। लेकिन अभी लेसन फ्लो में लौटते हैं, क्योंकि असली परीक्षा राहुल के निर्णय की है। माँ राहुल से पूछती हैं कि न्याय किसका पक्ष लेता है। वह उससे निर्भय होकर कहने को कहती हैं कि विजय किसकी होनी चाहिए। इस आग्रह में दो बातें हैं, निर्णय स्पष्ट होना चाहिए और डर के बिना होना चाहिए। न्याय करते समय केवल दबाव या शक्ति नहीं, सही और गलत का विचार महत्वपूर्ण है। राहुल का उत्तर बहुत गहरा है।
वह कहता है कि यदि कोई निर्दोष को मारता है तो कोई दूसरा उसे क्यों न बचाए। फिर वह रक्षक और भक्षक को आमने सामने रखता है। उसके अनुसार न्याय दया देने वाला होना चाहिए। राहल ने कहानी सुनी ही नहीं, उसने उसका नैतिक अर्थ समझ लिया। एग्जाम पॉइंट। राहल के उत्तर का केंद्र है निर्दोष की रक्षा। वह हिंसा करने वाले के बजाय बचाने वाले का पक्ष लेता है। उत्तर लिखते समय 3 कीवर्ड्स रखो: निर्दोष, रक्षक और दया। फिर बताओ कि न्याय केवल दंड या शक्ति का नाम नहीं, बल्कि पीड़ित और निर्दोष की सहायता से भी जुड़ा है। एक छोटा एक्टिव रिकॉल करते हैं। राहल का निर्णय किसके पक्ष में है? उस व्यक्ति के जो हंस को घायल करता है, या उस व्यक्ति के जो उसकी रक्षा करता है? और अपने उत्तर में करुणा शब्द जरूर जोड़ना। सही उत्तर है, राहल उस व्यक्ति के पक्ष में है जो घायल हंस की रक्षा करता है। कारण यह है कि हंस निर्दोष है और उसे चोट पहुंचाई गई है। राहल के लिए न्याय का अर्थ है कि रक्षक को समर्थन मिले और भक्षक की हिंसा को सही न माना जाए। माँ का अंतिम रिस्पॉन्स भी ध्यान से देखो। वह कहती है कि राहल ने कहानी को समझ लिया। इसका अर्थ केवल कथा का क्रम याद रखना नहीं है। राहल ने कहानी की सीख को अपने विचार में बदल दिया। यही चैप्टर मास्टरी है, जब बच्चा घटना के पीछे छिपे मूल्य को पहचान लेता है। अब पात्रों को व्यवस्थित करते हैं। माँ यशोधरा है और बेटा राहल। कविता का यह अंश यशोधरा नामक काव्य कृति से लिया गया है। राहल के पिता सिद्धार्थ हैं, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये पहचाने पाठ के मिलान वाले पृष्ठ में काम आ सकती हैं। मैं एक मैचिंग चेक पूछती हूँ। बेटा किसके लिए आया है, माँ किसके लिए, और तात किसके लिए? जल्दी मत बोलना, पहले तीनों संबंध मन में बनाओ। बेटा राहल है, माँ यशोधरा है और तात सिद्धार्थ हैं। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी है और राहल उनके पुत्र हैं। कविता का भावनात्मक आधार इसी परिवार के संबंधों से बनता है। माँ कहानी सुना रही हैं, पिता कहानी के भीतर घटित घटना से जुड़े हैं और राहल उस घटना का नैतिक निर्णय देता है। माँ और राहल के संबंध में स्नेह, सहजता और संवाद दिखाई देते हैं। राहल माँ से बिना संकोच आग्रह करता है। माँ उसकी बात सुनती है, उसे कहानी देती है और अंत में सोचने की जिम्मेदारी भी। यह आदर्श माँ बेटे के रिश्ते का चित्र बनाता है, जिसमें प्यार के साथ सीखने की प्रक्रिया भी है। आखेटक का चरित्र कहानी में हिंसा और हठ से जुड़ा है। वह घायल पक्षी को मांगता है और अपनी बात मनवाने पर अड़ा रहता है। इसके विपरीत पिता रक्षा और करुणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कविता किसी लंबे चरित्र चित्रण के बजाय उनके एक्शंस और विवाद के माध्यम से यह अंतर दिखाती है। यहाँ अहंकार और हठ को लेकर सावधान रहना। सोर्स में हठ का संकेत आखेटक की अपनी बात पर अड़े रहने से मिलता है, जबकि राहल की जिद कहानी सुनने की बाल सुलभ इच्छा है। दोनों को एक जैसा मत लिखना। एक में करुणा के विरुद्ध आग्रह है, दूसरे में जिज्ञासा। अब कुछ शब्दों को सरल भाषा में समझते हैं। उपवन का अर्थ है बगीचा या सुंदर वन जैसा स्थान। तात का अर्थ पिता है। खग का अर्थ पक्षी है। आखेटक वह व्यक्ति है जो शिकार करता है। आहत का अर्थ घायल और निर्दोष का अर्थ है जिसने कोई अपराध नहीं किया। ये शब्द शॉर्ट आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दोनों में मदद करेंगे। और कुछ भाव संबंधी शब्द। करुणा का अर्थ है किसी की पीड़ा देखकर दया और सहानुभूति का भाव। रक्षक वह जो बचाता है, जबकि भक्षक वह जो खाता या नष्ट करता है। निर्भय का अर्थ बिना डर के। अगर तुम इन शब्दों को अपने वाक्यों में इस्तेमाल करोगे तो अर्थ और पक्का हो। कविता में कोमल कठिन कहानी जैसा भाव भी आता है। कहानी का आरंभ कोमल है क्योंकि उसमें माँ का स्नेह, उपवन और प्रकृति है। लेकिन हंस के घायल होने और विवाद के कारण वही कहानी कठिन और पीड़ादायक बन जाती है। यह विरोधाभास कविता के भाव परिवर्तन को समझने में मदद करता है। एक सेकंड पॉज करके बताओ, अगर प्रश्न आए कि हंस की घटना को करुणा भरी कहानी क्यों कहा गया, तो क्या लिखोगे? केवल हंस घायल था, इतना नहीं, उसके साथ निर्दोषता, पीड़ा और बचाने की आवश्यकता को जोड़ना। एक मॉडल आंसर होगा, हंस बिना अपराध के घायल हुआ था, इसलिए उसके प्रति दया और सहानुभूति उत्पन्न होती है। राहल के पिता ने उसे बचाया, जिससे करुणा का भाव और स्पष्ट हुआ। इसके विपरीत आखेटक की मांग हिंसा और निर्दयता से जुड़ी थी। अब कविता की क्राफ्ट पर आते हैं। सबसे प्रमुख विशेषता संवादात्मक शैली है।
क्योंकि माँ और बेटे के कथन लगातार आते जाते हैं। साथ ही प्रकृति और घटनाओं का वर्णन होने से वर्णनात्मक शैली भी दिखाई देती है। प्रश्न उत्तर का रूप पाठ को बोलचाल और जीवंतता देता है। कविता में कुछ पंक्तियां दो बार या साथ साथ दोहराई गई हैं, जैसे कहानी सुनने का आग्रह और बीच बीच में राहल का माँ के कथन को दोहराना। इससे बातचीत स्वाभाविक लगती है, राहल की उत्सुकता उभरती है और कविता का सौंदर्य बढ़ता है। इसे रिपीटिशन या पुनरावृत्ति की विशेषता के रूप में समझ सकते हैं। एक और फीचर है पंक्तियों के अंतिम शब्दों की ध्वनि का मिलना जुलना। इससे कविता में लय आती है। कुछ पंक्तियों में एक ही वर्ण से शुरू होने वाले कई शब्द भी हैं, जैसे वर्ण वर्ण, झलमल और हिले मिले जैसे प्रयोग। इन्हें पहचानते समय लाइन को ध्यान से पढ़ना केवल अर्थ। कविता में प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक भाव भी हैं। राहल पूछता है कि राजा था या रानी, और माँ उससे निर्णय करने को कहती है। विराम चिन्ह यह स्पष्ट करते हैं कि कौन बोल रहा है, कहाँ रुकना है, कहाँ प्रश्न है और कहाँ आश्चर्य या भाव उत्साह है। कॉमन मिस्टेक चेक। संवादात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली में अंतर क्या है? माँ और बेटे की बातचीत संवादात्मक शैली है। उपवन, फूल, ओस, हवा और पानी का चित्रण वर्णनात्मक शैली है। एक ही अंश में दोनों विशेषताएं साथ मिल सकती हैं। इन्हें म्यूचुअली। अच्छा एग्जाम आंसर लिखने का तरीका है पहले विशेषता का नाम, फिर कविता से उसका संकेत और अंत में उसका प्रभाव। उदाहरण के लिए, संवादात्मक शैली इसलिए है क्योंकि माँ और बेटे के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इससे कविता जीवंत और सहज बनती है। इस 3 चरण वाले फ्रेम से उत्तर व्यवस्थित दिखेगा। अब पाठ के अभ्यास प्रश्नों जैसा सोचते हैं। पहला प्रश्न, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? विकल्पों में मनोरंजन, सही गलत की समझ, परिवार की विरासत और प्रकृति की जानकारी जैसी बातें हो सकती हैं। सबसे मजबूत उत्तर चुनने से पहले कविता के अंतिम निर्णय को याद करो। मुख्य उत्तर है, माँ राहल में सही और गलत की समझ विकसित करना चाहती हैं। कहानी मनोरंजक भी है और प्रकृति का वर्णन भी करती है, लेकिन उसका गहरा उद्देश्य न्याय, दया और करुणा समझाना है। एमसीक्यू में कई विकल्प आकर्षक हो सकते हैं, इसलिए चैप्टर के अंतिम मॉरल को आधार बनाना। दूसरा प्रश्न, घायल पक्षी की कहानी का उपयोग क्यों किया गया? अपना उत्तर 2 हिस्सों में सोचो। क्या यह आखेटक की क्रूरता दिखाती है? क्या यह करुणा और हिंसा का संघर्ष दिखाती है? दोनों बातों को जोड़कर आंसर बनाओ। हाँ, दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। घायल हंस निर्दोष पक्षी है, इसलिए उसे चोट पहुंचाने वाला अखेटक क्रूरता का प्रतीक बनता है। पिता का उसे बचाना करुणा का पक्ष दिखाता है। इन दोनों एक्शंस के बीच संघर्ष की कहानी को न्याय के प्रश्न तक पहुंचाता है। तीसरा प्रश्न, कविता के अंत तक राहल को क्या समझ में आता है? 1 सेकेंड पॉज करके अपना उत्तर बनाओ। क्या केवल निर्भय होकर निर्णय करना पर्याप्त है या न्याय को दया से भी जोड़ना होगा? राहल समझता है कि न्याय में करुणा का स्थान होना चाहिए। वह निर्दोष की रक्षा के पक्ष में निर्णय देता है। साथ ही मां ने उससे निर्भय होकर बोलने को कहा था, इसलिए उत्तर में निर्भयता का भाव भी जुड़ता है। सबसे सुरक्षित आंसर है, न्याय को दया और निर्दोष की रक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन, आखेटक और राहल के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? इस आंसर में घटना, पक्ष और मूल्य तीनों लाने हैं। घटना थी घायल हंस, पक्ष थे मांगने वाला और बचाने वाला, और मूल्य था न्याय। उत्तर, आखेटक ने हंस को घायल किया और फिर उसे मांगा, जबकि राहल के पिता ने घायल और निर्दोष पक्षी की रक्षा की। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए, इसलिए विवाद हुआ और मामला न्यायालय तक पहुंचा। इस विवाद में हिंसा और करुणा, भक्षक और रक्षक के विचार आमने सामने आते हैं। एक क्रिएटिव क्वेश्चन भी था, यदि तुम कहानी में कोई पात्र होते तो किसे चुनते और क्यों? यहाँ एक ही फिक्स्ड आंसर नहीं है, लेकिन रीजन कविता के मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। पक्षी को बचाने वाला या न्यायाधीश चुनकर तुम करुणा और न्याय का कारण दे सकते हो। और अगर पूछा जाए कि माँ कहानी को अंत में स्वयं पूरा क्यों नहीं करती, तो सोचो, वह राहल को निर्णय का अवसर देती है। इससे उसकी स्वतंत्र सोच और न्याय बुद्धि सामने आती है। कहानी सुनना पैसिव एक्टिविटी नहीं रहता। राहल लिसनर से थिंकर बन जाता है।
अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया से लेकर न्याय के निर्णायक क्षण तक पहुंच चुके हैं। अब बिना किताब देखे 5 बातें याद करो। लेखक, पात्र, शैली, मुख्य घटना और सीख। मैं संकेत दूंगी, तुम मन में उत्तर भरो। लेखक कौन, मुख्य पात्र कौन और न्याय किसके। लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मुख्य संवाद माँ यशोधरा और बेटे राहल के बीच है। कहानी में राहल के पिता सिद्धार्थ से जुड़ी घटना आती है। प्रमुख शैली संवादात्मक है और प्रकृति का वर्णन भी है। न्याय उस पक्ष के समर्थन में है जो निर्दोष घायल हंस की रक्षा करता है। लेखक परिचय में याद रखने योग्य बातें भी हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी में हुआ। उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा और बाद में हिंदी में लेखन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने देश प्रेम जगाया और उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली। उनकी काव्य कृतियों में साकेत, भारत भारती और यशोधरा शामिल हैं। इन तथ्यों को कहानी के मॉडल से अलग अलग डिब्बों में मत रखो। लेखक की रचनाओं में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर बताए गए हैं। इस कविता में हमारे सामने न्याय, दया, करुणा और मानवता के मूल्य आते हैं। उत्तर में वही बातें लिखना जो पाठ से समर्थित हो। परीक्षा में कॉमन मिस्टेक ये है कि विद्यार्थी पूरी कहानी लिख देते हैं लेकिन प्रश्न का केंद्र नहीं पकड़ते। यदि प्रश्न माँ बेटे के संबंध पर है तो स्नेह, सहज संवाद, राहल की जिज्ञासा और माँ का उसे सोचने देना लिखो। यदि प्रश्न न्याय पर है तो घायल हंस, रक्षक, भक्षक और करुणा। आंसर राइटिंग का छोटा फॉर्मूला याद रखो। पहले सीधा उत्तर, फिर पाठ की घटना, फिर उससे जुड़ी सीख। उदाहरण के लिए, राहल रक्षक के पक्ष में है क्योंकि हंस निर्दोष और घायल है, इसलिए न्याय, दया और रक्षा से जुड़ा होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर से उत्तर छोटा भी रहेगा और अर्थपूर्ण भी। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। अंतिम सेल्फ चेक। कविता का सबसे महत्वपूर्ण विचार तुम्हारे लिए क्या है? मेरा संकेत है कहानी सुनना और कहानी समझना अलग बातें हैं। राहल ने अंत में कौन सा ऐसा उत्तर दिया जिससे पता चला कि उसने केवल शब्द नहीं, मूल्य भी समझे? आज का अंतिम रिकैप करते हैं। माँ कहो एक कहानी मैथिली शरण गुप्त की संवादात्मक कविता है जिसमें यशोधरा और राहल की बातचीत के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। उपवन, फूल, ओस, हवा और पानी का प्रकृति वर्णन है। घायल हंस की घटना हिंसा और करुणा का संघर्ष दिखाती है। आखेटक और रक्षक के विवाद के बाद राहल निर्दोष की रक्षा के पक्ष में निर्णय देता है। सामान्य गलती ये मत करना कि न्याय को केवल कठोर दंड समझो। इस कविता में न्याय, दया और करुणा से जुड़ा है। अब अपनी नोटबुक में 5 कीवर्ड्स लिखो और बिना देखे चैप्टर का आंसर फ्रेम बोलकर रिकॉर्ड करो। फिर एडजी में खुद को यही प्रश्न पूछो कि राहल ने रक्षक का पक्ष क्यों लिया। बहुत अच्छे से पढ़े तुमने। अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे।